आज फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है ना। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन ना। इससे पहले हम तुम लोगों को बताए हैं प्रकाश का परावर्तन, पढ़ाए है ना। और इसमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन तो जानते हो, पढ़ाए भी हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। और आज हमको जानना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो उसमें जो है प्रकाश जो है अपारदर्शी सतह से टकराकर लौटती थी। इस घटना में क्या होता है कि प्रकाश अपारदर्शी सतह से टकराकर लौटती नहीं है, बल्कि पारदर्शी माध्यम से प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो प्रकाश के किरण में विचलन हो जाती है, यानी अपने मार्ग से क्या हो जाता है? भटक जाता है। यही घटना जो है वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसकी परिभाषा होगी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए? हम आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए यह एक कांच है, ग्लास है, यह कांच है, समझे। और यह कांच जो है यहाँ ये पारदर्शी है, कांच है तो क्या है? पारदर्शी। इधर क्या है? हवा है। और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चला, यहाँ से प्रकाश की किरण चला। अब देखिए कि यदि यह कांच ना रहता तो प्रकाश की किरण क्या हो जाता? सीधे चला जाता ना, चला जाता कि नहीं चला जाता? चला जाता। लेकिन यह इधर क्या है? हवा है, यह हवा है। और हवा जो होता है वह जो होता है विरल माध्यम होता है। क्या होता है? विरल माध्यम। विरल माध्यम इसको कहा जाता है रेयर मीडियम अंग्रेजी में। अब देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गया ना तो यह क्या हो गया? थोड़ा सा मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। और फिर देखिए यहाँ पर कांच है और कांच से प्रकाश की किरण फिर कहाँ आ रही है? हवा में आ रही है। तो फिर वह मुड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो इसको बैक कर सकते हैं। अब देखिए कि प्रकाश जब इधर ये हवा है, इसका अपवर्तनांक μ1, इसका अपवर्तनांक μ2। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है तो मुड़ जाता है, नहीं मुड़ जाता है ना। अब देखिए और कांच से फिर हवा में प्रकाश की किरण जा रही है तो यह फिर अपने मार्ग से क्या हो गया? मुड़ गया ना। यही हुआ विचलन, यानी मुड़ जाना, अपने मार्ग से चलते चलते मुड़ जाना। यही घटना कहलाता है विचलन। समझे? अब देखिए यहाँ पर हम अगर डालते हैं एक लंब जिसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं ना, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आई, यहाँ पर बनेगा उसको आर, यहाँ पर बनेगा उसको कहेंगे आई, इसको यहाँ पर बनेगा उसको कहेंगे आर। और एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये कांच जो होता है सो होता है सघन माध्यम। समझे? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। समझे? और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, इधर तो हवे है तो यह विरल माध्यम में फिर जा रहा है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब से दूर भागता है। समझे? चलिए ये इसका अब परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब हम जानेंगे जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम होता था, 2 नियम था ना, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है।
पहले समझ लीजिए, यहाँ ये जो ये किरण है, ये आपतित किरण है। कौन सा किरण है? इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, समझे? और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, और इसको कहेंगे निर्गत किरण। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। यहाँ देखिए ए बी जो हुआ से आपतित किरण हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ए बी क्या हुआ? आपतित किरण हुआ। बी सी जो हो गया सो क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। और सी डी जो हो गया सो निर्गत किरण हो गया, निर्गत किरण। आई बात समझ में? अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कौन कौन नियम है? पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन के फर्स्ट नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब, इसका नाम रख देते हैं अभिलंब, अभिलंब एन एन डैश। आपतित किरण पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, फर्स्ट नियम है। और दूसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन के कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या आई है ना, ये साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, समझे? अर्थात म्यू, दूसरा नियम है म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, या जो ऐसे कांस्टेंट होता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसे स्नेल के नियम भी, स्नेल के नियम भी कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए ये आप उतार सकते हैं। अब क्या जानना है? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल की परिभाषा होती है कि इकाई समय में किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं, समझे? अब देखिए प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कि हवा में प्रकाश की चाल, सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर। इसको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं। निर्वात में होती है, या हवा वायु भी बोल सकते हैं। हवा में भी इतना ही, हाँ हवा में भी इतना ही होती है। तो पानी में प्रकाश की चाल, बर्फ में प्रकाश की चाल, सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। अब प्रकाश की चाल डिपेंड कौन चीज पर करता है वो जान लीजिए, पदार्थ के अपवर्तनांक पर। पदार्थ के अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो पहले जानिए कि अब पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। यानी हर पदार्थ, जितने भी पदार्थ है सबका अपना अपना अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक की परिभाषा होती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस वस्तु में प्रकाश की चाल, इसके अनुपात को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक बराबर, या पदार्थ के अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ में अपवर्तनांक, उस पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल। यानी अपवर्तनांक को हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल C, अब बटे उस पदार्थ में प्रकाश की चाल यानी CM। यह म्यू बराबर
C बटे Cm, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल C का मान हमेशा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता। ये निर्वात में प्रकाश की चाल, और इस पदार्थ में जो प्रकाश की चाल है उससे हम भाग दे देंगे तो वो अपवर्तनांक निकल जाएगा उस वस्तु का। इसमें नोट नंबर 1 होगा कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसमें उसमें प्रकाश की चाल उतना ही सबसे अधिक होता है, समझे। और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। आई बात समझ में। अर्थात प्रकाश की चाल किस चीज पर डिपेंड करती है? पदार्थ के अपवर्तनांक। यहां देखिए हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। इसको एक ही माना जाता, जिसका प्रकाश की चाल जो है हवा में या निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ही मानते। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसमें प्रकाश की चाल हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा? म्यू बराबर C बटे Cm। तो म्यू का मान हमको कितना दिया हुआ है? 1.33 बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड ना। अब बटे Cm जो हुआ इसे पदार्थ का अपवर्तनांक हुआ, पानी का में प्रकाश की चाल हुआ। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो Cm बराबर कितना होगा? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे 1.33, यानी 3 इसको लिख सकते हैं 300 बटे 133 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें भाग लगाएंगे ना तो आएगा आपको 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जो है पानी में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम कांच में प्रकाश की चाल निकालते हैं, नहीं तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा बउआरे? म्यू बराबर C बटे Cm। तो म्यू का मान कितना? 1.5 बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे Cm, यानी Cm बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे 1.5, यानी Cm बराबर 3 में 1.5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए दो चीज हम आपको देखना है। यहाँ 2 पदार्थ दिया गया है आपको, एक पानी और एक दूसरा पदार्थ आपका है कांच। एक का अपवर्तनांक 1.33 और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिए। और एक का अपवर्तनांक 1.5 है ना। तो इसमें दोनों का अपवर्तनांक क्या ज्यादा है? कांच का ज्यादा है ना। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख है, हुआ 2 लाख किलोमीटर ना, हुआ ना। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड मीटर में हो गया। अब देखिए आप पानी में कितना? 2.25 है। तो इसमें ज्यादा कौन? पानी में। देखिए यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक कांच से कम है, कांच से कम है ना, तो इसमें प्रकाश की चाल कांच से अधिक हो गया। कांच का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा है ना, तो इसमें प्रकाश की चाल पानी से कम। तो याद रखिए कि प्रकाश की चाल जो है से डिपेंड करता है पदार्थ के अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगा, समझे। यदि अपवर्तनांक घटेगा तो प्रकाश की चाल बढ़ेगा। याद आई बात समझ में? चलिए तो ये उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए हीरा जो होता है, हीरा देखे हो ना, देखे हो फिल्म में तो जरूर देखा होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है जी? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें प्रकाश की चाल निकाल सकते हो ना।
बर्फ का अपवर्तनांक जो होता है, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, समझे। और इस प्रकार जो है इसमें दोनों में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे कम प्रकाश की चाल आप निकलेगा, दोनों में निकाल कर देख लीजिए। सबसे कम प्रकाश की चाल, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है। आई बात समझ में। ये टॉपिक अब खत्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए अब आपका दूसरा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग या प्रभाव। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है दैनिक जीवन में कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रभाव है पानी में रखी छड़ी टेढ़ी मालूम पड़ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला प्रभाव है कि आप यदि किसी गलास में अगर पानी रख दीजिए, उसमें एक पेंसिल डुबा दीजिए, समझे। तो पेंसिल डुबा दीजिए ना, तो वह जो है सो टेढ़ा दिखाई देने लगता है। कैसे टेढ़ा दिखाई देता है मैं बताता हूँ। ये पहला प्रभाव है। मान लिया जाए कि यह एक गलास है, समझे। और ये गलास में आधा में क्या है, पानी भरा हुआ है, आधा में पानी भरा हुआ। ये क्या है, इसमें एक छड़ी रखी हुई है। क्या है, एक छड़ी रखी हुई है, पेंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए ये छड़ी रखी हुई है। अगर तो ये क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये छड़ी जो है सो, और इधर से हम देखेंगे, इधर से ही ना देखेंगे जी। अगर माना कि ये आंख है और इधर से हम इसको देखते हैं, तो ये छड़ी जो है सो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक ना। जिसके कारण जो है हमें यह छड़ी जो है सो क्या होगा, टेढ़ी दिखाई देगा। पहला प्रभाव है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी छड़ी क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा प्रभाव मैं बताता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी जो होता है उसका निचला तल जो होता है वह क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी ये जो होता है इसका निचला तल जो है, या जो सो वास्तव से इधर से प्रकाश की किरण आती है नहीं, और यहाँ तक जाती है। लेकिन जो है सो क्या होता है कि अगर इसका ये तल है तो ये थोड़ा सा उठा हुआ, उल्टा बन गया डायग्राम। अगर यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रहा है ना, तो इसका जो है तो थोड़ा सा प्रतिबिंब जो है तो क्या होगा, यहाँ पर इसका तल दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ इसका तल। इसका वास्तविक तल है, और इसका ये जो तल दिखाई दे रहा है यह क्या है, आभासी तल है। तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं घटित तो होती है, समझे। ये आज का टॉपिक था।